Okay, so good morning everyone. Our today's topic is of adverbs. अगर हम adverbs की बात करें, adverbs क्या होते हैं? विशेषण होते हैं adjectives. ये होते हैं क्रिया विशेषण, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, वो होते हैं हमारे adverbs. ठीक है? So a word that modifies an adjective, a verb, a preposition, a conjunction or another adverb, उसको हम adverb कहेंगे. ठीक है? So इसकी definition को हम पूरा एनालाइज करेंगे पार्ट्स में, सो दैट आपको आइडिया हो जाए. जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हो तो आपको हेल्प हो जाए कि हमें कैसे पता लगेगा ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है. ठीक है? सो वी राइट अ वर्ड दैट मॉडिफाइज a verb, an adjective, a preposition, a conjunction or another adverb. That is called an adverb. कितना बात सभी को क्लियर है? जो एडजेक्टिव है उसकी क्या डेफिनेशन थी? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है? वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक सीमित है. ये एक वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है? एक और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री बन के, जैसे वेरी, क्वाइट, मच, ये अगर हम लगाते तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता है. ठीक है? अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, कैसे एडजेक्टिव को. सो फर्स्ट वी राइट शी राइट्स नीटली. सो वी हैव दिस सेंटेंस, शी राइट्स नीटली. इसमें राइट्स क्या है? व्हाट इज राइट्स? विच पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब. सो इट इज अ वर्ब. नाउ नीटली इज व्हाट? नीटली इज टेलिंग अस व्हाट अबाउट राइटिंग. इसके बारे में ही हमें बता रहे हैं ना. तो नीटली क्या हुआ? यहाँ पे हमारे को राइटिंग के मैनर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे लिखती है. वो बहुत नीटली लिखती है. तो नीटली क्या हुआ हमारा? एडवर्ब. ठीक? तो यहाँ पे डेफिनेशन का वो वाला पार्ट, हाउ इट मॉडिफाइज अ वर्ब. ठीक? इतना क्लियर? Now if I say he is, वैसे an intelligent boy होता है, but we are leaving space for an adverb over here. Now if I say intelligent boy, तो उसमें intelligent क्या है? What is intelligent? No, adjective. बॉय की हमें क्वालिटी पता चल रही है, बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है इंटेलिजेंट वर्ड से. तो इंटेलिजेंट इज व्हाट? एन एडजेक्टिव. ठीक? अगर हम बोले ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, नाउ वेरी टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ हिज इंटेलिजेंस. कितना इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट है. तो वेरी क्या हुआ फिर हमारा यहाँ पे? एडवर्ब. यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. यहाँ पे हमने बात की एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब है वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now the same example again, she writes neatly. If I write, she writes very neatly. Now as we know, neatly is what? An adverb over here. अब यहाँ पे very जो है वो किसका काम कर रहा है? नीटली की डिग्री बता रहा है ना, कितना नीटली? वेरी नीटली. तो वेरी इज व्हाट? अगेन एन एडवर्ब ओवर हियर. तो यहाँ पे दो एडवर्ब्स है. एक है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर जो बता रहा है कि राइटिंग कैसी है, इट इज नीट. ठीक?
उसके बाद राइटिंग का मैनर कैसा है, इट इज नीट। उसके बाद वेरी जो है वो हमें बता रहा है कि कितना नीट, नीटनेस की डिग्री बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे ये एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दिस एडवर्ब। इज इट क्लियर? So shall I erase this or are you still writing? सभी ने लिख लिया है? Yes, at the back. Have you written it down? Do you want to write it? जल्दी से नोट डाउन करो। बेसिकली हम एडवर्ब्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसको विद एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि एडवर्ब कैसे एक वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ओके ओके, सो शैल वी कंटिन्यू फर्दर ये पार्ट? हाँ जी, हाँ जी। जो इंटेलिजेंट है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इंटेलिजेंट वर्ड बॉय के बारे में। बॉय इज व्हाट? नाउन है। नाउन के बारे में जानकारी देने वाला शब्द क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इंटेलिजेंटली अगर हम बोले ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इंटेलिजेंटली, तो वहां पे इंटेलिजेंटली हमारा एडवर्ब होगा, बिकॉज वहां पे हम क्या बोल रहे हैं? ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तो सॉल्विंग का मैनर कैसा था? इंटेलिजेंट था, तो वहां पे इंटेलिजेंटली इज एडवर्ब और वेरी उसका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट, तो ये हो गया एडवर्ब। नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्लेन फ्लू ओवर द ट्री। ना यहाँ पे जो ओवर है वो क्या चीज है? प्रेपोजिशन हमें बताता है ना दो नाउन्स का रिलेशन, मतलब अगर हम बोले द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो बुक और टेबल का कैसे रिलेशन है? द बुक इज on the table, तो on is the preposition which is telling us about the position of one noun with respect to the other, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे थे plane flew over the tree, तो plane की position with respect to the tree क्या थी? it was over the tree, तो over क्या हुआ हमारा यहाँ पे? preposition. Now if I add this word the plane flew just over the tree, कितना over the tree? just over the tree, तो just क्या बना हमारा? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? So another example we have, he died after his mother had passed away. Now we have two sentences, one is he died and the other is his mother had passed away. And we've joined both these sentences using this word which is after, and after is here a conjunction. Because we've used it to join both the sentences. So this is a conjunction over here. Now if I say he died just after his mother had passed away, तो just यहाँ पे फिर क्या हुआ? Adverb. ना ये सारी जो हमने डेफिनेशन को स्प्लिट करके एक एक पार्ट को एनालाइज किए, ये इसके करने का पर्पस ये है हमारा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो, ठीक है? जब भी आप सेंटेंस को रीड करो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि यहाँ पे ये वर्ड मेरा नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। जरूरी नहीं हर सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट हो,
बट जब आपके सामने सेंटेंस हो आपको दिक्कत ना आए पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में. So is this clear? The definition part is clear to everyone? To all of you? Anybody still having any doubt? Okay. Clear है सभी को? Okay. Next we move on to the types. Types again हम briefly discuss करेंगे. अब जो types है वो discuss करनी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो adverbs की errors है वो ज़्यादातर placement से related है कि adverb को हमने कहाँ place करना है. In the beginning of the sentence, in the middle of the sentence, at the last of the sentence, verb के पहले, verb के बाद. तो ज़्यादातर इसी से related errors है. तो अगर हम ये types discuss करेंगे तो हमें helpful होगा rules understand करने. ठीक? Okay. So the first type that we have is adverb of time. Now time word ही हमारा क्या question answer करता है? कब? कोई चीज कब हुई? तो the word that answers this question, when, that becomes adverb of time. जो verb या जो word हमें ये information देगा कि action कब हुआ था या हुआ है या होगा, वो हमारा बन जाएगा adverb of time. ठीक है? इसके examples लिख लो. We shall go to Delhi tomorrow. We shall go to Delhi tomorrow. Now tomorrow is adverb of time over here. He will come home today. He will come home today. Today is what? Adverb of time. अब इसके बाद खाली adverbs of time लिख लो without sentences. Early, early, yesterday, yesterday, comma के साथ लिखी जाओ. Early, comma, yesterday, comma, soon, soon, now, now, comma, recently, recently, comma, lately. Now there's a difference between this word lately and late. जो lately है उसका मतलब होता है जो अभी हाल फिलहाल में होके हटी है चीज, which has happened recently, और late भी no देरी से. ठीक है? तो इसको आप ly लगा के ऐसे नहीं बोल सकते he reached lately, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है? lately हम ऐसे यूज करते कि lately we have seen this trend that people या students are spending more time on social media than on their studies. तो ये lately उस हिसाब से है कि आजकल recently हम ऐसे देख रहे हैं और ये देर से. ठीक? he reached late at the airport, तो वहां पे late है adverb ही है लेकिन वो दूसरा है, उसका मीनिंग दूसरा है. ठीक? immediately, immediately, shortly, shortly, etc. Clear? Okay. Next we have adverb of place. The word that answers the question where the action took place या is taking place या will take place, that is adverb of place. Example, she will come here, she will come here. Here यहाँ पे क्या है? Adverb of place. Next example, we shall go there, we shall go there. Again there यहाँ पे क्या है? Adverb of place. इसके भी कुछ words लिख लो जो adverbs of place की category में आते हैं. Away, 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 down, down, above, below, inside, outside, near, far,
anywhere, everywhere, etc. हाँ जी, कोई डाउट? So the next type that we have is adverb of frequency. Adverb of frequency. Now what does the word frequency mean? कितनी, how often. तो जो वर्ड ये आंसर करेगा ना, how often, वो बनेगा हमारा adverb of frequency. कि कितनी बार कोई चीज हो रही है या हुई थी या होगी, वहां पे वो वर्ड हमारा बन जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जब हम स्टार्ट्स करते हैं, स्टार्ट्स मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी का भी एक टेबल बनाते हैं ना, उसमें हम यही लिखते हैं ना कि ये आइटम कितनी बार आई, वो फ्रीक्वेंसी में होता है. टैली मार्क्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी यही बताता है ना कितनी बार ये चीज आई उसमें, टेबल में, हमारे पास जो टेबल है या डाटा है उसमें. तो अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी यही मतलब है, कितनी बार कोई एक्शन हुआ. ठीक, तो इसके लिए एग्जांपल्स लिखो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के. वी ऑफन विजिट दिस टेम्पल. वी ऑफन विजिट दिस टेम्पल. ऑफन यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. We should always speak the truth. Always क्या है यहाँ पे, adverb of frequency. We should never tell a lie. Never again adverb of frequency है. We should never tell a lie. Never is adverb of frequency. इसमें और examples लिख लो. Seldom, once, twice, frequently, etc. All these are adverbs of frequency. ठीक है, क्या चीज, यूजुअली भी आएगा, यूजुअली, जनरली, ये दोनों भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं. यूजुअली, जनरली. ओके, ये 3 टाइप सभी को क्लियर है. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 4th टाइप, विच इज एडवर्ब ऑफ मैनर. सो द वर्ड दैट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, कैसे कोई एक्शन हुआ, वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर का मतलब ये यहाँ पे ये है ना, तरीका, किस तरीके से कोई चीज हुई. जैसे हमने लिखा था शी राइट्स नीटली, तो कैसा है उसके राइटिंग का मैनर, नीट. तो नीटली क्या बना वहां पे, एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, सो वील राइट द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. The old man walked slowly. Now slowly is what? Adverb of manner over here. The young boy runs fast. Fast again is adverb of manner. Now there is no such word as fastly. It is only fast. ठीक है, फास्टली नहीं होता. एडवर्ब भी फास्ट होता है और एडजेक्टिव भी फास्ट. अगर हम बोले ही इज अ फास्ट रनर, वहां पे रनर इज व्हाट, अ नाउन, तो फास्ट वहां पे एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, यहाँ पे अगर हम एडवर्ब बना रहे हैं तो यहाँ पे ये भी फास्ट क्या है, एडवर्ब ही है. ठीक, फास्टली नहीं होगा. जनरली हमें बचपन में ऐसे सिखाया जाता है ना, एल वाई लगा के आप एडवर्ब बनाते हो, बट हर वर्ड का नहीं एल वाई लग के वर्ब एडवर्ब बनता. अब जैसे फास्ट है उसका फास्ट ही रहता है. इज दिस क्लियर? Okay. Next example. The child slept soundly. The child slept soundly. Now soundly is what? Adverb of manner. Now if I say you should take sound sleep at night,
यू शुड टेक साउंड स्लीप एट नाइट, वहां पे साउंड क्या है? एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज स्लीप के लिए हमने यूज किया. कैसी स्लीप? साउंड स्लीप. स्लीप इज व्हाट? अ नाउन, तो इसलिए वो साउंड क्या हो गया वहां पे? एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पे जो है साउंडली, यहाँ पे हम स्लेप्ट के लिए यूज करें विच इज अ वर्ब, तो इसलिए साउंडली एडवर्ब हुआ. गॉट द डिफरेंस? कैसे एक वर्ड एडजेक्टिव होता है और कैसे एडवर्ब? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को. और अगर वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या एक और एडवर्ब को, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब. इज दिस क्लियर? ओके. नेक्स्ट, शी स्पीक्स क्लियरली. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं बिकॉज वी हैव मेनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर. शी स्पीक्स क्लियरली. क्लियरली इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो वर्ड ये आंसर करे, हाउ मच, कितना. डिग्री से हमें यही पता लगता है ना, जैसे हम बोले टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस है, तो वो हम यही बोलते हैं ना, कितना, कितना गर्मी, कितनी गर्मी या कितनी ठंड. ठीक है. अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर चेक करो तो पूछते ना कितना, तो वो डिग्रीज में ही हम बताते हैं. डिग्रीज क्या एक्चुअली हमें बताते हैं? हाउ मच. ठीक. एग्जाम्पल, the water is very cold. The water is very cold. Now यहाँ पे cold adjective है, water is a noun. water कैसा है? cold. तो cold क्या बना? adjective. कितना cold? very cold. तो coldness की डिग्री हमने बताई very शब्द को यूज करके, तो ये बना हमारा adverb of degree. Is it clear? Next, she is rather dull. ना यहाँ पे डल वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है? शी के लिए. शी इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन है शी. तो अगर हम डल उसके लिए यूज करें तो ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव. अब कितनी डल? रादर डल, हम रादर एज एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करें. ठीक है. काफी डल हम बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ. Now look at this sentence. You are pretty right. यहाँ पे pretty क्या है? You are pretty right. What is pretty over here? An adjective or an adverb? Adverb. Generally हम बोलते हैं ना she is very pretty, तो वहां पे she is very pretty में pretty adjective है. Why? Because हम she के लिए यूज कर रहे हैं. She is pretty. she के लिए pretty यूज किया तो adjective. यहाँ पे हम बोल रहे हैं you are pretty right. you are right में right adjective है. अब कितने right? काफी हद तक right. तो pretty यहाँ पे क्या बना? एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो हमें राइट के बारे में, राइट एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगेन अगर मैं लिखूं शी सिंग्स प्रिटी वेल. शी सिंग्स प्रिटी वेल. अब यहाँ पे वेल क्या है? कैसे एडजेक्टिव? वेल किसके लिए यूज किया है? शी के लिए. तो सिंग्स यहाँ पे क्या है? सिंग्स यहाँ पे वर्ब है, एक्शन सिंगिंग का है. कैसे? हाउ डज शी सिंग? शी सिंग्स वेल. अच्छा गाती है. जब हम अच्छा कहना है ना किसी को, एडवर्ब यूज करते हैं, फिर वेल बोलते हैं. मतलब वर्ब है तो एडवर्ब वेल यूज करेंगे. एडजेक्टिव है ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज अ गुड बॉय, तो वहां पे गुड एडजेक्टिव है. लेकिन अगर गुड की जगह हमने एडवर्ब यूज करना तो वेल होता है. ठीक है. हम ये नहीं बोलेंगे शी डांस्ड गुड, हम ऐसे ही बोलते ना शी डांस्ड वेल. हम गुड तो नहीं बोलते. तो गुड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडवर्ब,
to describe the manner of something, to describe the manner of an action. तो इसलिए यहाँ पे sings जो है verb है, उसके लिए हमने well adverb of manner use किया. अब कितना well? Pretty well. तो pretty adverb of degree हुआ. Is it clear? Yes, is it clear to everyone? To all of you? Okay. इसके अलावा कई बार हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की भी एक टाइप डिस्कस करते हैं. इंटेरोगेटिव एडवर्ब सिंपली जो वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए आपने यूज किया, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे वेयर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब. जब हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे तो हमने लिखा था एक पॉइंट कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के इमीडिएटली बाद क्या आता है? नाउन आता है. व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, तो वहां पे व्हाट एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. लेकिन अगर हम बोले व्हाट इज द टाइम, तो फिर हम क्या बोलेंगे उस व्हाट को? इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ठीक, ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द एरर पार्ट, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट सभी को क्लियर है. एक आपको आइडिया हो गया है कि एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, इनकी टाइप्स ये है, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी एडवर्ब्स को. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ राइट डाउन द हेडिंग एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स. एरर्स in the use of adverbs. So write down the first point. To, T-double-O. To should not be used in the sense of very or much. In the sense of very or much. To means some kind of excess. जैसे अगर हम बोले it is very cold today, तो हम वहां पे ये नहीं लिख सकते it is too cold today. वो हमारा क्लॉज इनकम्प्लीट होगा, उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इन्फिनेटिव वर्ब लगा के. इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड टुडे. ठीक है, तो वहां पे हमने टू गो इन्फिनेटिव वर्ब वाला क्लॉज लगा के उसको कंप्लीट किया है. बिकॉज अगर आप टू को यूज करते हो तो इट इज यूज्ड एज वर्ब ऑफ डिग्री, जो कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मिल के ही सेंटेंस को कंप्लीट करता है. ठीक, तो हमने ये लिखा है. इसके आगे एग्जाम्पल लिखो. It is too hot outside. तो ये लिखना क्या होगा? गलत. It is too hot outside खाली हम नहीं लिख सकते, या तो क्लॉज कंप्लीट करो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के, या सिंपली टू की जगह वेरी लगा दो. It is very hot outside, या it is quite hot outside, या it is much hot outside. कोई और एडवर्ब लगाएंगे डिग्री के लिए, ना कि टू. You are too busy. ये क्या होना चाहिए? You are quite busy या you are very busy, वो सही होगा. इसके आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो, नोट लिखो. इतना पार्ट नोट डाउन कर लिया सभी ने? When we make use of to as adverb of degree, we add infinitive verb to plus first form of the verb to complete the clause.
तो हमने क्या लिखा है, जब हम टू को TOO को एडवर्ब ऑफ डिग्री के फॉर्म में यूज करें, एक हम ऐसे भी यूज करते हैं ना ऑल्सो के फॉर्म में, वी आर गोइंग टू द टेम्पल, शी इज कमिंग टू, तो वहां पे टू ऑल्सो के फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पे हम टू किस फॉर्म में कह रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के फॉर्म में। जब एडवर्ब ऑफ डिग्री के फॉर्म में यूज करेंगे टू को, तो उसके साथ हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला क्लॉज ऐड करके कंप्लीट करना है, ठीक। एग्जाम्पल, you are too busy to talk to anyone. तो यहाँ पे हमने अगर टू लिखा, बिजी क्या है, एडजेक्टिव, यू के लिए हमने बिजी वर्ड यूज किया, यू आर बिजी, तो बिजी एडजेक्टिव हुआ, कितना बिजी, टू बिजी, तो टू एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ जो हमें बिजीनेस की डिग्री बता रहा है। अब इतना बिजी कि किसी से बात नहीं कर सकता, मतलब टू जब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के फॉर्म में यूज करते तो कुछ नेगेटिव मतलब निकलता है उसका। आई एम टू टायर्ड, तो आगे हम लिखेंगे टू वॉक एनी फर्दर, ठीक है, इतना थका हुआ कि आगे नहीं चल सकता हूँ, तो इसका ये मतलब होता है। जो हम अकेला वेरी या क्वाइट यूज करते हैं वो सिंपल ऐसे होता है, आई एम वेरी टायर्ड, मतलब मैं बहुत थका हूँ। लेकिन अगर मैं टू के साथ लिखती हूँ तो आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मुझे वो क्लॉज कंप्लीट करना पड़ेगा, इतना थका हुआ हूँ के, तो वो क्लॉज इनकम्प्लीट है, वो मुझे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के कंप्लीट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा यू आर टू बिजी टू टॉक टू एनीवन, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाया। क्लियर? आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर। टू अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री, टायर्ड इज व्हाट, एडजेक्टिव, कितना टायर्ड, टू टायर्ड, तो फिर यहाँ पे हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, टू वाला क्लॉज जो है ना आपका, टू एडवर्ब ऑफ डिग्री के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन आप इस पॉइंट को जरूर रीड करो। ओके, सेकेंड पॉइंट, when the word when the word enough when the word enough is used as an adverb, it is placed after the word it modifies. जब आप इनफ को एडवर्ब के फॉर्म में यूज करोगे तो जिस वर्ड के लिए आपने इनफ को यूज किया उसके बाद लगाओगे, ठीक है। अगर इनफ एडजेक्टिव है तो वो नाउन के पहले आएगा, अगर इनफ एडवर्ब है तो वो बाद में आएगा, ठीक। एग्जाम्पल, ही इज इनफ रिच टू हेल्प द पुअर, he is enough rich to help the poor। अब यहाँ पे enough क्या है, किस किस फॉर्म में यूज किया, एडवर्ब के एडजेक्टिव, किसके लिए यूज किया enough, रिच के लिए। रिच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, रिच एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, क्योंकि ही के बारे में बता रहा है ना, कैसा है वो, रिच है, रिच एडजेक्टिव है, कितना रिच, इतना रिच कि किसी की मदद कर सके, काफी रिच है। तो अगर रिच एडजेक्टिव को इनफ मॉडिफाई कर रहे तो वो क्या बना, एडवर्ब, तो इसलिए वो रिच के बाद आए, ठीक है। ही इज रिच इनफ टू हेल्प द पुअर। इज इट क्लियर? यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वहां पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव है तो इनफ उसके लिए क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री बनेगा, तो वो बाद में आएगा। हमने क्या लिखा है, यही लिखा है ना कि अगर इनफ को आप एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हो तो जिस वर्ड के लिए आप यूज करो उसके बाद लगाना है, पहले नहीं। ठीक, अगर एडजेक्टिव होगा इनफ तो पहले आएगा। सो वी written he is rich enough to help the poor, not enough rich, he is rich enough. Is it clear? एक और एग्जाम्पल लिखो, I am enough tired, I am enough tired to go any further, I am enough tired to go any further. अब यहाँ पे enough tired नहीं, tired enough, I am tired enough to go any further, I am tired enough to go any further. क्योंकि टायर्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर हम एडजेक्टिव के लिए यूज करें तो एडवर्ब बना इनफ, तो वो बाद में आएगा। आगे लिखो नोट, नोट when the word when the word enough, when the word enough is used as an adjective, when the word enough is used as an adjective, comma, it is placed before the noun, it is placed before the noun, it modifies, it is placed before the noun, it modifies. तो जब आप एडजेक्टिव के तौर पे इनफ को यूज करोगे तो कहाँ लगाओगे, नाउन के पहले। एग्जाम्पल, इसमें हम करेक्ट सेंटेंस ही लिख लेंगे, he has enough money, he has enough money to buy that expensive car. इसमें हमने करेक्ट ही लिखा है पहले ही सेंटेंस को, he has enough money to buy that expensive car. money is what, a noun, नाउन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ठीक, अगर होता he is rich तो फिर he is rich enough to buy that expensive car. Got the difference? To all of you, is it clear? Okay. Now the third point, third rule. Adverbs of time, adverb of frequency लिखो time की जगह, adverbs of frequency like seldom, 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 comma, often, often, frequently, never, always, etc. are generally used before the verbs they modify, are generally used before the verbs they modify. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था रूल स्टार्ट करने से पहले कि एडवर्ब्स की एरर ज्यादातर किससे रिलेटेड है, पोजीशन से, कि कहाँ पे हमने एडवर्ब को प्लेस करना है। तो वही चीज, वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे। अब जैसे अगर हम पहला इससे पहले वाला रूल देखें या एग्जाम्पल देखें, उसमें इनफ की प्लेसमेंट थी, अगर इनफ एडवर्ब है तो कहाँ आएगा, बाद में, और अगर एडजेक्टिव है तो पहले, तो उसकी भी प्लेसमेंट की एरर थी। यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ऑफन, ऐसे एडवर्ब्स यूज करते हैं, तो इनको हमने कहाँ लगाना है, वर्ब के पहले, जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले। एग्जाम्पल, I visit his house often, I visit his house often. ये क्या होना चाहिए,
I often visit his house. I often visit his house. Next, he smokes seldom. He smokes seldom. तो कभी कभार, बहुत कम वो स्मोकिंग करता है. तो seldom is adverb of frequency, so it shouldn't be placed after the verb, rather it should be placed before the verb. He seldom smokes. He seldom smokes. Next, we should speak the truth always. We should speak the truth always. तो इसमें क्या करेक्शन होगी? ऑलवेज पहले आ जाएगा स्पीक के. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट लिखो फोर्थ रूल. An adverb should not be placed. An adverb should not be placed between an infinitive verb. An adverb should not be placed between an infinitive verb. मतलब जो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बीच में हमने एडवर्ब नहीं लगाना, सेंटर में नहीं लगाना. एग्जाम्पल, he was compelled to at once leave the house. He was compelled to at once leave the house. Now at once जो है, at once is the same as immediately. At once adverb का मीनिंग वही है जो immediately का होता है. तो यहाँ पे हमने to leave जो हमारा infinitive verb है उसके बीच में हमने at once adverb लगा दिया, which is wrong. हम ऐसे नहीं इसको place कर सकते. हम क्या लिखेंगे? He was compelled to leave the place at once. ठीक है? He was compelled to leave the place at once. टू लीव इकट्ठा हम अपना इन्फिनेटिव वर्ब लिखेंगे. हम जो एडवर्ब है एट वंस वो लास्ट में लिखेंगे. ही वाज कंपेल्ड टू लीव द प्लेस एट वंस. इज इट क्लियर? यस टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी. हमने लिखा है ही वाज कंपेल्ड टू एट वंस लीव द प्लेस. टू लीव हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, उसके बीच में हमने एट वंस लगा दिया जो कि गलत है. हम वर्ब को तोड़ के बीच में एडवर्ब नहीं लगा सकते हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? ही वाज कंपेल्ड. अब जो एट वंस एक्शन है वो किसके लिए? लीविंग वर्ब के लिए. ठीक है, कंपेलिंग के लिए नहीं है. कंपेल करना क्या होता है? किसी को हाँ मजबूर करना कोई चीज करने के लिए. तो वहां पे कंपेलिंग के लिए हम एट वंस नहीं यूज कर रहे, लीव के लिए यूज कर रहे हैं. तो इसलिए वो लास्ट में आ जाएगा. ही वाज कंपेल्ड टू लीव द प्लेस एट वंस. ठीक है, इज इट क्लियर? या ही वाज कंपेल्ड टू एट, अगर हम ऐसे लिखते हैं एट वंस, वो हमारे वर्ब को स्प्लिट कर देता है, विच इज रॉन्ग. ग्रामेटिकली वो स्ट्रक्चर गलत है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिख लो इसका. She tried to hurriedly reach there. अगेन हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब टू रीच है, उसके बीच में हमने हरिडली ऐड कर दिया, विच इज रॉन्ग. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? She tried to reach there hurriedly. She tried to reach there hurriedly. या she hurriedly tried to reach there. She tried to reach there hurriedly. या she hurriedly tried to reach there. Is it clear? Okay. नेक्स्ट फिफ्थ रूल सिंपल है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जितने रूल्स अभी तक हमने कवर किए हैं इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, लेट्स राइट द फिफ्थ रूल.
adverbs of definite time, adverbs of definite time like yesterday, like yesterday. डेफिनेट में आई आता है, ए नहीं आता कहीं पे भी, DEFINITE. बहुत सारे लोग डेफिनेट को ए के साथ लिखते हैं, विच इज रॉन्ग. Adverbs of definite time like yesterday, today, yesterday, today, tomorrow, last night, etc., etc., are usually placed at the end of the sentences, are usually placed at the end of the sentences. For example, he will tomorrow see you, he will tomorrow see you. तो ये बोलने में लिखने में दोनों सेंस में ही अजीब लग रहा है. Why? Because tomorrow की प्लेसमेंट पोजीशन यहाँ पे सही नहीं है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? He will see you tomorrow. He will see you tomorrow. Clear? Next example. We yesterday went to watch a movie. We yesterday went to watch a movie. अब यहाँ पे हम yesterday से सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं. yesterday, we went to watch a movie, या तो ऐसे, या we went to watch a movie yesterday. We went to watch a movie yesterday. Is it clear to all of you? Okay. Next, sixth point. आप rest of the part class plus में देख लेते हो. So write down only single inverted commas में लिखो. हाँ जी. नेक्स्ट रूल है हमारा सिक्स्थ रूल है only should be placed immediately before the word it qualifies. Only should be placed immediately before the word it qualifies. मतलब जिसके लिए आप यूज कर रहे हो ओनली उसके इमीडिएटली पहले लगाना. ठीक है. एग्जाम्पल, I only spent ₹500. I only spent ₹500. Now here सेंटेंस ऐसे लग रहा है कि सर मैंने ही ₹500 खर्चे, बट एक्चुअली व्हाट डू वी वांट टू से कि मैंने सिर्फ इतनी अमाउंट ₹500 ही खर्चे. तो हम कैसे लिखेंगे? I spent only ₹500. जब हम ड्राफ्ट, चेक या कोई अमाउंट किसी को फिल करके देते हैं ना, तो हम उसमें अमाउंट के बाद ओनली लिखते हैं. उन पेपर्स पे हम ओनली बाद में लिखते हैं. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो उसमें जिस चीज के लिए आप ओनली लिख रहे हो उसके पहले लिखोगे, मतलब उस वर्ड के पहले ओनली आएगा. आई स्पेंट ओनली ₹500. इज इट क्लियर? अब मीनिंग कितना चेंज हो गया. जब हमने पहले बोला आई ओनली स्पेंड ₹500, तो ऐसा लगता था मैं ही हूँ इतना रिच जिसने ₹500 खर्चे. बट एक्चुअली व्हाट डू वी वांट टू से कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ₹500 ही खर्चे. ठीक है. तो आई स्पेंड only ₹500. Is it clear to everyone? Okay. Next example. He only solved two sums. He only solved two sums. Two. He only solved two sums.
अब अगेन ऐसे लग रहा है ना कि सिर्फ उसी ने सॉल्व किए, वही बड़ा आइंस्टाइन था जिसने सॉल्व किए टू सम्स, बट हमें क्या कहना है कि ही सॉल्व्ड ओनली टू सम्स। वो तो उल्टा नालायक है, उसने सिर्फ दो ही किए, तो ही सॉल्व्ड। तो कैसे मीनिंग चेंज हो गया ओनली की पोजीशन चेंज करने से, पूरा मीनिंग पलट गया ना। कहाँ वो इतना महान लग रहा था और कहाँ अब वो बेचारा नालायक लग रहा है। So is this clear to all of you? Okay. Next लिखो seventh rule. An adverb should be placed in the beginning of the sentence. An adverb should be placed in the beginning of the sentence if it is intended to qualify not any word in particular, but the whole sentence. तो हमने लिखा है कि एडवर्ब को आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो सेंटेंस के, अगर वो एडवर्ब एक किसी वर्ड के लिए नहीं है पर्टिकुलरली, बट पूरी सिचुएशन या पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, I fortunately passed the test. I fortunately passed the test. Now यहाँ पे क्या गड़बड़ है? Fortunately is used for the whole situation. कि खुशकिस्मती से मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया या पास कर लिया, तो हम कैसे लिखेंगे? Fortunately, comma, I passed the test. ठीक। सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली भी ऐसे यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वाला सेंटेंस होगा तो वो भी स्टार्टिंग में अनफॉर्चुनेटली आता है, बाद में बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, our car unfortunately met with an accident. Our car unfortunately met with an accident. तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बिगिनिंग में आएगा, अनफॉर्चुनेटली कॉमा आर कार मेट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर? ये भी सभी को क्लियर है? ओके। नेक्स्ट लिखो 8th रूल, वेरी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। modifies adjectives or adverbs in positive degree very modifies adjectives or adverbs in positive degree while much modifies them in the comparative degree. Much modifies them in the comparative degree. Example, you are speaking much fluently. You are speaking much fluently. यहाँ पे हम किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे ना, You are speaking much more fluently than the other person. अगर ऐसे होता तो वो करेक्ट था, बट यहाँ पे सिंपली हम उसी के बारे में बोल रहे हैं कि आप बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हो, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो हम डिग्री अगर पॉजिटिव यूज करें, फ्लुएंटली इज पॉजिटिव,
मोर फ्लुएंटली इज व्हाट, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मोस्ट फ्लुएंटली सुपरलेटिव हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज की, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, यू आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली या क्वाइट फ्लुएंटली, ठीक। यू आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। You are speaking very fluently. एक और एग्जाम्पल, you are speaking very fluently than your sister. You are speaking very fluently than your sister. तो यहाँ पे हम than लिख रहे हैं, that means comparison हो रहा है, comparison हो रहा है, तो यहाँ पे more fluently आना चाहिए। more fluently is which degree, comparative degree, इसलिए very नहीं, क्या आएगा फिर, much. You are speaking much more fluently than your sister. Is it clear to all of you? Okay. Next लिखो, 9th rule. Make use of seldom and never as a pair. Make use of seldom and never as a pair, and not seldom and ever. Make use of seldom and never as a pair, and not seldom and ever. Seldom and ever का पेयर नहीं होता, seldom and never का पेयर होता है. Example, we seldom or ever tell a lie. We seldom or ever tell a lie. तो यहाँ पे seldom और ever नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, we seldom or never tell a lie. We seldom or never tell a lie. Is it clear? Okay. Next, 10th rule. Verbs of sensation like taste, verbs of sensation like taste, comma, smell, feel, etc. Make use of adjectives, and not adverbs. Make use of adjectives and not adverbs. तो जितने verbs, generally हम verbs के साथ तो adverbs use करते ना, she writes neat नहीं neatly, she speaks clear नहीं clearly, adverb लगाएंगे. लेकिन verbs of sensation जो होते हैं वो एक ऐसी exception है जिनके साथ हम adjectives लगाते हैं, ना कि adverbs. ठीक है. Example, he looks honestly तो ये wrong है, क्या होना चाहिए, he looks honest. लेकिन अगर हम बोले he works honestly, वो ठीक है, क्योंकि work is not a verb of sensation. ठीक है. verb of sensation मतलब हमारी sense organ से related, seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, ये सारे verbs of sensation आते हैं. ठीक है. तो looking is what, we look with our eyes, तो वो देखने में ईमानदार लगता है, तो देखने में अगर लगता है it is related to, looks is what, verb of sensation, इसलिए honest होना चाहिए, ना कि honestly. Is it clear? He works honestly होगा, क्योंकि work is not a verb of sensation. ठीक. Next example, I felt badly. Now feeling is again what, a verb of sensation, इसीलिए इसके साथ badly नहीं, क्या आएगा, bad. I felt bad.
हम यही बोलते हैं ना, मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट बैड या आई एम फीलिंग बैड। लेकिन अगर हम बोले ही सिंग्स, तो वहां पे सिंगिंग इज नॉट अ वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसलिए बैडली आ जाएगा, ही सिंग्स बैडली। क्लियर? इसके साथ हमारे रूल्स खत्म हो जाते हैं एडवर्ब्स के. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Okay. So with this we finish off this topic. The next time we meet we'll discuss its exercise from the book. So make sure you get your books along ताकि हम इसकी exercise भी discuss कर सके. And जो हमारा remaining part of conjunctions है वो भी हम next class में continue करेंगे, which will most probably be tomorrow. So make sure you get your books along क्योंकि conjunctions की भी हम साथ ही exercise discuss करेंगे और adverbs की भी. Adverbs के I think 1 या 2 rules book में से discuss करने वाले हैं, तो वो भी हम mark करेंगे. ठीक है? Okay.